हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 9th का टेस्ट का सॉल्यूशन जो आपका 11 जुलाई को आता, उस टेस्ट का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन था आपका, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या पूछा गया था? डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण का क्या मतलब होता है? तो देखो, आपको मैंने सिंपली समझा रखा है, सिंपली याद रखो कि एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी 1 सेकंड में कितनी स्पीड अपनी बदल रही है, कितनी स्पीड अपनी चेंज कर रही है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर एक गाड़ी है आपकी, वो गाड़ी 1 सेकंड में अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड चेंज कर ले रही है। मान लो 0 से स्टार्ट हुई, 1 सेकंड में उसकी स्पीड 10 हो गई, अगले 1 सेकंड में 20 हो गई, अगले फिर 1 सेकंड में 30 हो गई। ऐसे करके हर सेकंड में उसकी स्पीड अगर 10-10 बढ़ रही है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है वो 10 है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि एक्सेलरेशन आपको ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी तेजी से अपनी स्पीड बदल रही है। तो हम डेफिनेशन में क्या बोलते हैं भाई, 1 सेकंड में स्पीड कितनी चेंज हो रही है या वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि 1 सेकंड रेट का, जब रेट मतलब वर्ड जब भी आ जाए समझ जाना कि वो पर यूनिट टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो 1 सेकंड में आपकी स्पीड जितनी बदलेगी वही आपका एक्सेलरेशन है। तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे इसके अंदर? जो सिंपल तुम्हें डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ग्रीन ले लेते हैं, रेट ऑफ, आंसर हमारे पास क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। कुछ भी नहीं होता भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। 1 सेकंड में आपकी स्पीड कितनी बदल रही है, इसी को हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। या फिर तुम सिंपली ये भी याद रखते हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जो डेफिनेशन आपको अच्छी रहेगी आप वो याद कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो भाई तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला शायद याद होगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। सिंपल सी बात है। अब मास की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है मास की? केजी। और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएगी अगर पूरा मिला देंगे दोनों को? तो यूनिट क्या आ जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी आप कह सकते हो एक्सेलरेशन की यूनिट बड़ी सिंपल है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में, हमारे न्यूटन भाई साहब ने नाम क्या रखा था इस पूरे यूनिट का? नाम क्या रख दिया था? न्यूटन। क्या रख दिया था भाई? न्यूटन। शॉर्ट में हम न्यूटन बोल देते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है हमारा? न्यूटन। क्या होता है भाई? न्यूटन। बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट फोर्स न्यूटन होता है और उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। खत्म कहानी, इतनी सी बात है इसके अंदर। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। अगले क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ शोज? ये वेलोसिटी टाइम कह लो, स्पीड टाइम ग्राफ कह लो, इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब ढलान। भाई ढलान कितनी है, कैसी है? तो ढलान जो है हमें क्या बताती है? जैसे मान लो मैं आपके सामने एग्जांपल बनाऊं, मान लो ये आपका ग्राफ प्लॉट कर दिया मैंने, ठीक है। एक का ग्राफ मैंने नीचे, ये भी स्पीड टाइम है, वेलोसिटी टाइम है, जो भी आपको अच्छा लगे, स्पीड टाइम है ना। ये एक ग्राफ बनाया मैंने जिसमें ग्राफ ऊपर की साइड दिखा दिया, और एक ग्राफ बनाया जिसमें ग्राफ कांस्टेंट बराबर चल रहा है, ये भी स्पीड और ये हमारा टाइम। इसमें क्या हो रहा है? ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा? नेगेटिव होगा, डी एक्सेलरेटेड मोशन है। धीरे धीरे गाड़ी आपकी रुक रही है। और इसमें क्या भाई, एक्सेल धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, पहले स्पीड कम थी, एक साइड फिर स्पीड बढ़ गई, फिर स्पीड बढ़ गई, तो स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। और यहाँ पे स्पीड जो है हमारी कांस्टेंट है, यानी टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड सेम है। स्पीड की वैल्यू मान लो यहाँ पे 10 है तो 10 ही है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी स्लोप बता क्या रहा है? एक्सेलरेशन बता रहा है आपको कि भाई इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी क्या? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 होगी, वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो आप अगर स्लोप निकाल लोगे तो स्लोप से आपको क्या पता लग जाएगा? एक्सेलरेशन। व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? तो स्लोप से पता लगता है। तो आप कह सकते हो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ shows एक्सेलरेशन, त्वरण। हिंदी वालों, त्वरण। तो एक्सेलरेशन, स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है कि आपकी गाड़ी की एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, 0 होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी ये आपको कहां से पता लगेगा? आपके स्लोप से। तो इसका आंसर स्लोप्स का क्या था? एक्सेलरेशन। आपको ध्यान रखना है, इसका एक्सेलरेशन आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है? राइट द
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और बड़ा सिंपल था। क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने दीवार पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दीवार भी आपके ऊपर कितना फोर्स लगाएगी? 10 न्यूटन का। सिंपल सी बात है। तो आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही अपोजिट रिएक्शन भी होती है। एग्जांपल के तौर पर आपने गन फायर करी, तो गन अगर हम फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे चली जाती है हमारी, बुलेट फायर करने पे गन कहाँ आती है? पीछे, यानी में रिकॉइल वेलोसिटी फील होती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी गन पीछे की तरफ झटका मारती है। ये एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है। बोला आपने जमीन में मारी, जमीन बॉल उछल के ऊपर की तरफ आ गई। क्यों? क्योंकि आपने बॉल नीचे की तरफ मारी, बॉल ने जाके फोर्स कहां पे लगाई? जमीन पे, और जमीन ने फोर्स कहां लगा दी? बॉल के ऊपर, ऊपर। तो इसलिए बॉल हमारी कहां आ गई? ऊपर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जितना आप उस पर एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि डेफिनेशन क्या लिखोगे यहां पे? डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आप पे भी कितना अपोजिट लगेगा? 10 न्यूटन का। तो चाहे आप ये लिख लो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या फिर आप लिख सकते हो सिंपल कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हर एक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है उसकी? अपोजिट। आप 10 न्यूटन लगाओगे ईस्ट की तरफ तो आपको जो फील होगा, फोर्स जो अपोजिट होगी वो क्या होगी? वेस्ट की तरफ 10 न्यूटन का। वैल्यू सेम रहेगी, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। क्लियर है? तो हम ऐसे लिख देते हैं कि F12 जो होगा वो बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ F21। लिखने का तरीका ये कि 1 ने फोर्स 2 के ऊपर लगाया और 2 ने 1 पे लगाया, लेकिन वैल्यू तो दोनों की बराबर है, लेकिन जो 2 1 पे लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, दिशा अपोजिट होगी। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल बताओ। अरे आप लिख सकते हो कि ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या आप एक सिंपल एग्जांपल बता दो, फ्री फॉल। फ्री फॉल, आप क्या कर रहे हो? किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से, ऊंचाई से गिरा रहे हो। मुक्त पतन कहते हैं हिंदी में। ऊंचाई से गिरा रहे हो तो उसकी स्पीड क्या होगी? लगातार बढ़ेगी, यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है? लगातार स्पीड बढ़ती रहती है। तो आप कह सकते हो कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड एक जैसी नहीं है। तो फ्री फॉल भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है भाई। तो आप इसमें फ्री फॉल लिख सकते हो सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है? अगर मैं लिखूं, मान लो यहां पे लिख दिया मैंने डिस्टेंस, है ना, और यहां पे लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई आपने एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। तो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल, डिफाइन एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल। और ये क्या दिखाता है भाई? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये क्या दिखाता है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अदरवाइज आप रियल में कितना चल रहे हो, मान लो यहां से आप ए पॉइंट से, अगर मैं ऐसे एग्जांपल समझाऊं तो मान लो ये आपका ग्राफ था, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो और बीच में एक सी पॉइंट है। पूरा 100 मीटर है, ये 50-50 मीटर है मान लो, है ना, और पूरा 100 है। आप पहले मान लो ए से बी गए, बी से वापस सी आ गए, तो ए से बी गए तो 100 50 100 आप ये चले, और बी से वापस सी आए तो कितना चले? 50 और चले। तो डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि आप 100 जो है ए से बी पे चले हो और बी से सी पे गए तो वहां 50 मीटर चले हो आप। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 150 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट बस ये देखा जाता है कि भाई कहां थे और कहां है, आपने स्टार्ट कहां से करा और एंड कहां पे करा है। तो स्टार्ट कहां से करा था आपने? ए पे, और एंड कहां पे करा आपने? सी पे। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस कितना है हमारा? 50 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? सिर्फ 50 मीटर आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपना एक्चुअल देखते हो, रियलिटी में आप कितना चल रहे हो, वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल है। लेकिन बस आप देख रहे हो कि कहां थे, इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल एंड पॉइंट क्या है, उन दोनों के बीच का अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है हमारी ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है।
तीसरा देखो भाई, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज डिस्टेंस जो होती है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, रूल पूरा देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, और ये जो है वो मेनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। और आप लिख सकते हो कि ये जो है हमारा डिस्टेंस वो नेगेटिव और जीरो कभी नहीं हो सकता, इट कांट बी नेगेटिव। अगर रियलिटी में चला है, थोड़ा बहुत भी चला है, तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, जीरो या नेगेटिव नहीं होगी, इट कांट बी नेगेटिव और जीरो। अगर कुछ चला है रियलिटी में तो वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, और इट कैन बी नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन ये जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी आपके, मतलब हमेशा जो आएगी पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई चला रियलिटी में, थोड़ा भी चला अगर, तो थोड़ा भी अगर चलेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर आएगा, ना जीरो आएगा ना नेगेटिव आएगा, ये ध्यान रहे। क्लियर है भाई? तो ये हमारा नॉर्मल डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और फिर क्या कह रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल और दिखा दो। तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हो आराम से कि भाई एक दूरी है हमारे पास, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। इन तीनों के बीच का डिफरेंस जो है हमारे पास 100 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है। अगर मैंने ए से पहले बी गया और बी से फिर मैं सी गया, तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, दूरी निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस जो आ रहा है मेरा 150 मीटर आ रहा है, ठीक है, 150 मीटर आ रहा है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, सिर्फ 50, वो सिर्फ 50 मीटर आ रही है। क्लियर है? तो आप ये लिख सकते हो इजिली। तो ये हमारे पास था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और एक एग्जांपल हमने दिखा दिया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। बाकी आप कैसा भी पाथ ले सकते हो, आपका मन करे सर्कुलर पाथ ले लो, आपका मन करे रेक्टेंगुलर पाथ ले लो, तो पाथ आपकी मर्जी, आप कैसा भी ले लो, एक एग्जाम्पल लिखना है सिर्फ बस। ठीक है भाई? तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंटम, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। मोमेंटम का क्या मतलब होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो भाई मोमेंटम का अगर तुम्हें वैसे फील लेना है तो आप ये समझो कि जिसके पास जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा ना, आपको उसे रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या वो किसी चीज़ से टकराएगी तो इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा। यानी मोमेंटम ज़्यादा तो इम्पैक्ट भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो मोमेंटम बस डिफाइन करता है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अगर आप सिंपली लिखना चाहते हो कि मोमेंटम का क्या मतलब है, तो इट इज जस्ट मोमेंटम is just product of mass and velocity of object, velocity of object। जो भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी है उसका जो प्रोडक्ट आता है, उसका जो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आएगी, उसी को मोमेंटम बोलते हैं। इसको पी से डिफाइन करते हैं, पी इज इक्वल टू एम इंटू में क्या होता है हमारे पास, बी। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए आपका क्या निकल जाएगा, मोमेंटम निकल जाएगा। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी? अरे भाई मास की यूनिट केजी है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, सिंपल सी बात, दोनों को मिला देंगे, यूनिट क्या बन जाएगी, एसआई यूनिट क्या बन जाएगी भाई, बता दो जल्दी जल्दी फटाफट। तो केजी मीटर पर सेकंड, तो एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, केजी मीटर पर सेकंड। बस ये सिंपल सी यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड। ये लिखना था इसके अंदर, सिंपल सा जब डेफिनेशन लिख देना है कि प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो मोमेंटम होता है, और ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। ये कंप्लीट हुआ हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्टॉप करके अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि लिख सको, या रोक के अपना लिख लो जो भी आपको है, ठीक है ना। तो क्योंकि थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप थोड़ा सा स्टॉप करके उसके बाद फिर लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको अच्छा लगे। ऐप में तो नहीं आ पाएगा स्क्रीनशॉट, तो आपको स्टॉप करके लिखना ही पड़ेगा ना, लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। Why does a person fall backward when bus suddenly starts? अगर कोई बस अचानक चालू होती है, अचानक चलने लग जाती है, तो वो बंदा जो है, जो भी इसके अंदर बस के अंदर खड़ा होता है, पीछे की तरफ क्यों जाता है? जैसे मान लो बस के अंदर आप खड़े हो और बस वाले ने क्या करा, ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी चला दी, गाड़ी की स्पीड एकदम से बढ़ा दी, ठीक है, तो क्या होता है, इंसान पीछे की तरफ जाते हैं। क्यों पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? तो बड़ा सिंपल सा रीजन है भाई, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो हुआ क्या, जब हम बस के अंदर खड़े थे, जब बैठे जैसे भी है खड़े मान लो, तो बस जब एकदम से चली तो मेरा पैर तो बस के कांटेक्ट में है, तो बस के साथ मेरा पैर तो आगे चला गया, लेकिन मेरी ऊपर की बॉडी अभी भी वही पीछे वाली पोजीशन पे है जहां पे बस ने चलना चालू किया था, अभी पीछे रेस्ट पे ही है। तो पीछे रेस्ट पे मेरी बॉडी है लेकिन पैर आगे चला गया, तो मुझे झटका कहां की तरफ लगेगा, मेरी बॉडी ऊपर की तरफ, ऊपर वाली बॉडी कहां जाएगी, पीछे की साइड। तो बस इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है, पैर आगे चला जाता है, बेचारी बॉडी पीछे रह जाती है, इसलिए हमें झटका ऐसा लगता है पीछे की तरफ, कुछ पकड़ में नहीं आया तो गिर जाएंगे फिर हम। तो कहने का मतलब क्या है, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या लिख सकते हो इसमें, ड्यू टू
लॉ ऑफ inertia, the lower body get in motion with bus, but upper body is still in rest. Due to it we fall backward. When a bus suddenly starts, अगर बस सडनली स्टार्ट होती है, अचानक चालू हो जाती है, अचानक उसकी स्पीड बढ़ती है, तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी अभी भी रेस्ट पे है, और जो आपका जो नीचे की बॉडी है वो तो बस के साथ ही चली गई, पैर तो आगे चला गया, लेकिन अपर बॉडी जो है वो ऑलरेडी अभी रेस्ट पे पीछे ही थी, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। रियलिटी हम पीछे नहीं जा रहे, बस आगे जा रही है, ठीक है, इसलिए हमें फील हो रहा है कि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है भाई, क्लियर सबको? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वही अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी, और रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इफ बॉडी इज इन रेस्ट इट कंटिन्यूज इन रेस्ट, और if body is in motion it continues in motion until external force is applied on it। जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे, तब तक, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सुटेबल एग्जांपल तो पीछे जो भी एग्जांपल था कि बस चलती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, या बस जो है सडनली ब्रेक मारती है तो हम आगे की तरफ आते हैं, तो ये सब लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। एग्जांपल, व्हेन अ बस ड्राइवर suddenly applies brake, सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, देन पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, है ना भाई? जो पैसेंजर होते हैं वो कहाँ की तरफ गिरते हैं? आगे की तरफ गिरते हैं। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा हम कहाँ की तरफ जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे, और अगर स्पीड बढ़ाएगा तो हम कहाँ की तरफ जाएंगे? पीछे की तरफ। तो कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है भाई? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से था, वो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, किसी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इससे, तो आपको देख लेना एक बार अच्छे से ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन द गिवन ग्राफ एंड ऑल्सो गिव द एक्सेलरेशन इन द ग्राफ। अरे भाई अभी मैंने बताया था कि अगर बिल्कुल पैरेलल है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और वेलोसिटी अगर एक जैसी इक्वल स्पीड से अगर गाड़ी चल रही है, एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही है, इसका मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। तो सिंपल सा हम क्या लिख देंगे भाई? ये एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन है, और साथ में यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। 2 पॉइंट में आंसर, यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन 0, खत्म। इतना लिखना है इसके अंदर, ठीक है भाई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ कार मूव विद अ यूनिफॉर्म, एक कार जो है मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार जो है उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक जैसी एक्सेलरेशन से वो ट्रेवल कर रहा है। उसकी स्पीड कितनी है हमारे पास? उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा भाई, एक्सेलरेशन मिल गई। उसके बाद क्या बोला इसने? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी उसने शुरुआत में जो गाड़ी थी वो रुकी हुई थी, और रुक के वो चालू हुई। यानी स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, यानी वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस इट कवर्स इन 5 सेकंड। डिस्टेंस कवर करना है टाइम 5 सेकंड के अंदर।
टाइम 5 सेकंड के अंदर आपको डिस्टेंस यानी एस कवर करना है, एस निकालना है भाई, एस निकालना है। यू और टी और ए पता है, कौन सी इक्वेशन याद आ रही है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब मोशन के सारे क्वेश्चन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और तुम्हें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। मोमेंटम का फॉर्मूला बस एक अलग है, बाकी सभी फॉर्मूले एक जैसे ही है, 3 ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आते हैं। एक है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। कौन से फॉर्मूले की याद आ रही है? एस टी यू ए, कौन सी इक्वेशन की आ रही है? सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाओ आंसर आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू होता है हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाओ। u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है? 2, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 का होल स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 से 2 कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 0 कितना? 25, यानी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, यानी गाड़ी की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी? 25 मीटर, 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर लेगा, डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया 11th क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ स्कूटर कवर्स 120 मीटर इन 8 सेकंड्स। एक स्कूटर है 120 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता 8 सेकंड में। कैलकुलेट्स इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम, बस टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है, टोटल टाइम चाहिए होता है भाई। टोटल डिस्टेंस दे दो रखा है 120 मीटर कवर करा, टोटल टाइम भी दे रखा है 8 सेकंड, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है इसने? 120 मीटर, सिंपल। उसके बाद टाइम कितना लगाया? टाइम कितना आ गया इसका? 8 सेकंड। कितना आ गया? 8 सेकंड। तो भाई मुझे पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? 120 और टाइम कितना लिया अपॉन डिवाइड बाय 8, तो 8 से काट देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 एकम 8, 4 बड़ा 45, तो 15 मीटर पर सेकंड। ये आगे इसकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, सॉरी। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया हमारा? 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड की इसकी एवरेज स्पीड होगी। खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन था यार। टोटल डिस्टेंस 120 है, टाइम 8 सेकंड है, 120 बटे में 8 करा, आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रक ऑफ मास 3000 kg, एक ट्रक है जिसका वजन जो है वो 3000 किलो है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी है। यानी मास दे रखा है आपको 3000 किलो, 3 टन है वजन उसका। उसके बाद वेलोसिटी जो दे रखी है, स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दिक्कत यही है, तो केजी में अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं है, किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है, मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए। बड़ा सिंपल था यार। वेलोसिटी को क्या करते हैं? 36 मीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। बड़ा सिंपल तरीका समझा रखा है मैंने आपको कि 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तुरंत आ जाएगा मीटर पर सेकंड। रीजन भी ध्यान रखना है ऐसा क्यों करते हैं कि देखो किलोमीटर जो होता है हमारा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000 मीटर होता है, और सेकंड को, आवर को, किलोमीटर पर आवर है ये, तो आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 36 सेकंड होते हैं। तो ये काटोगे, 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और ये काटोगे 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आया। यानी 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड की होता है, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में जाता है। तो भाई तुम्हें वैसे करना हो, जब क्वेश्चन कर रहे हो तो डायरेक्टली अप्लाई कर देना, लेकिन उनको पूछे भाई कैसे आया तो आपको मतलब पता होना चाहिए कैसे आया ये। ठीक है, काटेंगे 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आया, क्लियर। उसके बाद क्या निकाल लेंगे? मोमेंटम निकाल लेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। मास था हमारे पास 3000 है ना भाई, वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास? 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000 kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, 30,000 kg मीटर पर सेकंड क्या आ गया? इसका मोमेंटम आ गया। सिंपल सी बात है, क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 14। अ बॉल ऑफ मास 2 kg, एक बॉल है उसका वजन 2 kg है, इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने फेंक दिया, तो कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू स्टॉप इट 0.5 सेकंड। तो मैंने फेंका यार, कोई बंदा रोक रहा है, उसको रोकने के लिए भी टाइम दे रखा है 0.05 सेकंड। 0.05 सेकंड में रोकना है तो कितना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा? तो भाई फोर्स का फॉर्मूला सिंपल होता है। क्या होता है भाई? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
अब मुझे देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन में चेंजेस कितने लेके आने हैं। तो भाई स्टार्टिंग की जो स्पीड थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, यू की वैल्यू जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, बाद में रोकनी है तो यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, रोकनी है तो 0 मीटर पर सेकंड होगी, सिंपल सी बात है, 0 मीटर पर सेकंड होगी। और टाइम मेरे को कितना दे रखा है, टाइम मेरे पास कितना है 0.5 सेकंड, टाइम मेरे पास 0.5 सेकंड है। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है v माइनस यू अपॉन में टी, या v इजिकल टू यू प्लस एडी लगाओगे तो भी आ जाएगा, तुम्हारी मर्जी है। तो a इजिकल टू v की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, u की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 अपॉन टाइम की वैल्यू 0.5, आ गया माइनस 10 अपॉन 0.5, पॉइंट ऊपर हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा माइनस 100 अपॉन 5, काटेंगे तो 20, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस देके घबराना नहीं, माइनस का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट जो है उसको रोक रहे हो, आप इसकी स्पीड बढ़ा नहीं रहे, इसका स्पीड उसकी घटा रहे हो, तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फोर्स भी नेगेटिव आएगा हमारा। तो फोर्स की वैल्यू आएगी हमारे पास, मास था हमारे पास 2 किलो बोल का, तो 2 और इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हमारे पास -20, तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास -40 न्यूटन। नेगेटिव कभी जब भी आप समझ लो कि फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना, मतलब ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो और उसकी स्पीड को कम कर रहे हो, आप बढ़ाने की जगह पे आप धक्का नहीं लगा रहे, आप खींच के उसको रोक रहे हो, या उसके अपोजिट में खड़े होकर उसको रोक रहे हो, आप उसकी फोर्स स्पीड बढ़ा नहीं रहे, आपके अपोजिट में वर्क कर रहे हो आप उसके। तो फोर्स नेगेटिव जब भी है समझ जाना कि आप उसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हो, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगा रहे हो। क्लियर है भाई? तो नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने क्या करा, अपोजिट फोर्स लगा के रोका है। वो अच्छा खासा 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा था और आपने हाथ लगा के उसको रोक लिया, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट फोर्स लगाया आपने ताकि वो रुक सके। क्लियर है भाई? तो नेगेटिव आपको इसका मतलब आप रोक रहे हो उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा -40 न्यूटन आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके पास, अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है एंड कम्स टू रेस्ट इन 4 सेकंड, वो रेस्ट पे आ जाता है 4 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल, एक्सेलरेशन क्या होगा और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। बड़ा सिंपल था यार भी, तो आपको जो वैल्यू गिवन दे रखी है वो उठा के लिख लेते हैं एक बार फटाफट जल्दी। तो अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, ध्यान दें, कम्स टू रेस्ट इन 4 सेकंड। फिर ये वो चल रहा था अच्छा खासा, आप उसको रेस्ट पे लेके आ रहे हो, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकंड। फिर यानी हम अच्छा खासा 20 पे चल रहा था और अब बाद में रोक दे रहे हो, फिर आप अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, अपोजिट लगा रहे हो तो यानी क्या आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास जो टाइम मिला हमें वो कितना मिला, 4 सेकंड का टाइम मिला। एक्सेलरेशन निकालो, ए बराबर आ जाएगा b माइनस यू अपॉन में टी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, ए यू की वैल्यू 20 और टाइम कितना हमारे पास 4, तो एक्सेलरेशन की हो जाएगी -20 अपॉन 4, 4 5 जा 20, ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। -5 माइनस क्या दिखा रहा है, फिर आप अपोजिट में लगा रहे हो और स्पीड को कम कर रहे हो। उसमें क्या निकालने के लिए कह रहा, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, एस निकालने के लिए कह रहा है। तो भाई थर्ड आपको तो यू वी और टी पता है हमारे पास, तो एस इक्वेशन लगा दो, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपकी मर्जी थी, सेकंड लगा लो थर्ड लगा लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। एस इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास 20 है, टाइम की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है, प्लस 1/2, ए की जो वैल्यू है हमारे पास -5 है और टी की वैल्यू फिर हमारे पास कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एस इज इक्वल टू 20 चौक 80 80 है ना, प्लस 1/2 इंटू -5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू जाएगी 80 और -8 5 जा 40, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर आएगी हमारी, 40 मीटर आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है लगभग 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है ना, रोकते रोकते भी 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बड़ा भाई सिंपल, तुम्हें ध्यान, तीनों लॉ तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए पूरे के पूरे, कोई पूछे तुरंत जवाब आना चाहिए। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट पे आपने कितना फोर्स लगाया, ये डिपेंड करता है उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम में। फिर दोबारा बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट पे आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स डिपेंड करता है उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ एक सेकंड में, एक यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में। तो सिंपल टर्म अगर तुम लैंग्वेज में लिखते हो तो आप कह सकते हो कि, डेफिनेशन बता रहा हूं फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास कि द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी is directly proportional, is directly proportional to the rate of
चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट का कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ है, एक यूनिट टाइम में कितना मोमेंटम बदला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका फोर्स अप्लाई कितना हुआ है। तो इसमें कह रहा है फिर तो ड्राइव द रिलेशन एफ इज इक्वल टू एम ए कहाँ से आया, तो ये तो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि फोर्स जो होता है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए प्रूव करना है, तो ये तो इसी डेफिनेशन से आ जाएगा। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। रेट ऑफ चेंज मतलब मोमेंटम कितना चेंज हुआ, टाइम से डिवाइड कर दो, अपने आप आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेंज इन मोमेंटम, क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल मोमेंटम। भाई मोमेंटम चेंज किसका निकालते हैं, बाद में कितना था और पहले कितना था, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम, अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। अब भाई फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, भाई बाद में कितना मोमेंटम था, तो बाद वाली वेलोसिटी इस्तेमाल करेंगे तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा, यानी v का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनल मोमेंटम आएगा, u का इस्तेमाल करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम आएगा। तो क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा mu, अपॉन में टाइम कितना आ जाएगा, t। तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, m कॉमन लेंगे, डायरेक्टली पोर्शन अभी है, m कॉमन लेंगे यहाँ से, तो v माइनस यू अपॉन में क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। और v माइनस यू अपॉन में t क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से हमारा सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, पहले इतना कर लो, रोक के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको हटा के फिर कर देता हूँ, ठीक है, हो गया होगा, है ना। तो हमारे पास कहाँ तक आ गया था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया था m इंटू वी माइनस यू अपॉन में t, ये आ गया था। इसके बाद क्या होगा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m, ऐसे क्या ऐसा, और v माइनस यू अपॉन t क्या हो जाएगा हमारे पास, a, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया हमारे पास m है। और जब प्रोपोर्शनल को हटाते कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू वन आती है, अभी बस ये ध्यान रखो कि वन आती है, तो f इज इक्वल टू k इंटू एम आती है, और जो कांस्टेंट आता है वो प्रैक्टिकली निकाला गया तो उसकी वैल्यू वन आई, तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास m इंटू, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, m इंटू ए, खत्म कहानी। तो जो उसकी डेफिनेशन है वहीं पे उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला है कि भाई फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो ऊपर रख देना चेंज इन मोमेंटम, नीचे रख देना टाइम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे mv, और इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे mu। m जब कॉमन ले लोगे तो v माइनस यू जो हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी जो आ जाएगा वो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। इतना टफ नहीं है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आ जाएगा ये, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, फोर्स का फोर्स दे रखा है 10 न्यूटन, आपने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा किसी ऑब्जेक्ट पे, इसका वजन जो है 2.5 किलो है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सिंपल है, F इजिकल टू एम है, फोर्स की वैल्यू 10 है, मास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.5 kg दे रखा है, और एक्सेलरेशन जो है वो a है, तो a की वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड में जाएगा 10 अपॉन में 2.5, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 25 से काटेंगे 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान रखना है तुम्हें। ये हमारा सिंपल सा टेस्ट था, तो एक बार ये टेस्ट अपना पूरा अच्छे से कॉपी में करो ताकि नेक्स्ट टेस्ट में दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू।